नमस्कार दोस्तों छठे लेसन का अपन ने जल अवशोषण की क्रिया विधि तक पढ़ लिया था। जो साथी नए जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हमारा 6th लेसन पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण का टॉपिक है पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जो जल है वो किस मार्ग के जरिए, पादपों में जो जल है वो किस मार्ग के जरिए मूलों से और पत्तियों तक पहुंचता है। हाँ भाई, पादपों में जो जल का प्रवेश है, पादपों में जल का प्रवेश कहां से होता है? मूल रोमों से होता है। यानी मूल रोम जल अवशोषण करने का कार्य करते हैं। मूल रोम जल को अवशोषित करते हैं। अब मूल रोमों से जल अवशोषित होने के बाद कहां पे प्रवेश करता है? जाइलम में। कौन से ऊतक में जाता है? जाइलम ऊतक में पहुंचता है। जल का मूल रोमों से जाइलम के अंदर जाना, जल का मूल रोमों से जाइलम तक प्रवाह क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रभाव कहलाता है। पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। अगर आपसे पूछे पार्श्वीय प्रवाह किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? पादपों में जल का मूल रोमों से जाइलम में प्रवेश पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। कौन सा प्रवाह कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह। अब ये जो पार्श्वीय प्रवाह है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। 3 भाग हैं हमारे एपोप्लास्ट पथ, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ, और तीसरा है हमारा रसधानीय पथ। रसधानीय पथ। 3 पथ हैं। एपोप्लास्ट जिसको अपलवक पथ भी बोलते हैं। कौन सा? अपलवक पथ भी कहा जाता है। दूसरा सिम्प्लास्ट जिसको समलवक पथ भी कहते हैं। कौन सा पथ कहते हैं? समलवक पथ भी कहते हैं। पार्श्वीय प्रवाह के 3 पथ हैं। एपोप्लास्ट यानी अपलवक, सिम्प्लास्ट यानी समलवक, और तीसरा रसधानीय पथ। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के जरिए समझते हैं। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा। एक बार समझना। एक डायग्राम बना रहे हैं अपन। एक इसी तरह से और बनाते हैं।
समझना भाई, एक बार समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तभी। ठीक है भाई, ये कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये क्या है? कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये क्या है? कोशिका भित्ति है। ये क्या भाई? ये कोशिका भित्ति, बाहर वाली लेयर है पादप कोशिका की, कोशिका भित्ति है। दूसरा, ये कोशिका झिल्ली है, ये दूसरी लेयर है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। अब बीच बीच में जैसे ये क्या है? रिक्तिका है। क्या है भाई? ये रिक्तिका है। ये रिक्तिका है। और रिक्तिका की जो लेयर है ये क्या कहलाती है? टोर्नोप्लास्ट। क्या कहलाती है? टोर्नोप्लास्ट। और इनमें क्या भरा हुआ है? ये कोशिका द्रव्य है। क्या है ये? कोशिका द्रव्य। और जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं तो जिन तंतुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं उन तंतुओं को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है ये? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब समझना, अब अपन ले रहे हैं एपोप्लास्ट पथ, यानी एपोप्लास्ट पथ। ठीक। हाँ भाई, पादपों में जल का प्रवाह, निर्जीव कोशिका भित्ति। ये कौन सी कोशिका भित्ति है? ये बाहर वाली कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, यानी पादपों में जो जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश, यानी इस अंतर कोशिकीय अवकाश के जरिए जो जल है वो प्रवाहित हो। समझ रहे हो भाई? इस अवकाश के जरिए जल का क्या हो? प्रवाह हो। तो हम उसे क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे जल का अनियंत्रित व विसरण के द्वारा प्रवाह होता है, यानी ये वाला इस तरह से जो पथ है, इस तरह का जो पथ है, इस तरह से, इस पथ को हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। दोबारा से समझना, जब पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश के जरिए जल क्या हो? प्रवाहित हो। जल क्या हो? प्रवाहित हो। तो इस मार्ग को ही हम कौन सा मार्ग बोलते हैं? एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। यहाँ पे जो जल है वो कौन? अनियंत्रित व विसरण क्रिया द्वारा प्रवाहित होता है। कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा प्रवाहित होता है। हाँ भाई, इस विधि में जड़ों की जो अंतस त्वचा होती है, इस विधि में जो जड़ों की अंतस त्वचा होती है, इसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं। जड़ों की अंतस त्वचा में कौन सी पट्टिकाएं पाई जाती हैं? कैस्पेरियन पट्टिकाएं।
और इनके ऊपर सुबेरीन का निक्षेपण पाया जाता है, यानी सुबेरीन का जमाव होता है। और सुबेरीन क्या है? जल के लिए अपारगम्य है। सुबेरीन क्या है? जल के लिए अपारगम्य है। कहने का मतलब जड़ों की अंतस्थ त्वचा में जो क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन पट्टिकाएं। कैस्पेरियन पट्टिकाओं पर सुबेरीन का जमाव होता है जो जल के लिए अपारगम्य है। अतः अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं जल परिवहन में ये भाग नहीं लेती। अतः अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं जल परिवहन में भाग नहीं लेती। जल अंतस्थ त्वचा की कोशिका कलाओं द्वारा प्रवाहित होता है, यानी कोशिका कलाओं के जरिए ऐसे प्रवाहित होता है। कोशिका कला है, ये जो कोशिका भित्ति है, इसके ऊपर किसका जमाव हो गया? सुबेरीन का। तो ये तो क्या हो गई? जल के लिए अपारगम्य हो गई। जल के लिए क्या हो गई? अपारगम्य हो गई। यहाँ से तो जल का प्रवाह होगा नहीं, और कहाँ से होगा? अंतर कोशिकीय अवकाशों से या अंतस्थ त्वचा की कोशिका कलाओं के द्वारा जल का प्रवाह होता है। जल के इस मार्ग को पार कला पथ भी कहते हैं। इसको क्या भी बोलते हैं? पार कला पथ। पार कला पथ भी कहा जाता है। इस पथ को दूसरा नाम क्या दिया गया है? पार कला पथ। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति, निर्जीव कैसे हो गई? क्योंकि सुबेरीन का जमाव हो गया। निर्जीव कोशिका भित्ति वह कोशिकाओं के जो कोशिका झिल्ली है उनके मध्य पाए जाने वाले अंतर कोशिकीय अवकाश से जल का क्या हो? प्रवाह हो। तो इस तरह का जल प्रवाह क्या कहलाता है? एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। कौन सा पथ कहलाता है? एपोप्लास्ट पथ। दूसरा आता है हमारा सिम्प्लास्ट। दूसरा क्या है? सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ या समलवक पथ, यानी जब जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जब जल है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए प्रवाहित हो। किधर प्रवाहित हो? प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए प्रवाहित हो। जब जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य तंतुओं या प्लाज्मोडेस्मेटा से प्रवाहित होता है, तो उस पथ को हम क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पथ कहा जाता है। यानी इसका सिंबल अपन ने इस तरह से बना दिया। ये कैसा? ये ऐसे, ये सिंबल क्या है? ये सिम्प्लास्ट पथ को दर्शा रहे। सिम्प्लास्ट पथ को दर्शाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य तंतुकों या प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए होता हो, तो उस पथ को हम क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। यह प्रवाह किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण द्वारा होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस पथ के लिए ऊर्जा की क्या है? आवश्यकता होती है। और ये पथ कैसा है? यहाँ पे तो निर्जीव वाला था भाग, यहाँ पे ये सजीव पथ है। ये पथ कैसा है? सजीव पथ है। इस पथ में अधिकतम प्रतिरोध होता है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक प्रतिरोध कौन से पथ में होता है, तो आप क्या कहोगे? सिम्प्लास्ट में। और ऐसे भी लिख सकते हो, अधिकतम प्रतिरोध वाला पथ। प्रतिरोध यानी जल प्रवाह को रोकता है। ये अधिकतम प्रतिरोध वाला पथ कौन सा? सिम्प्लास्ट पथ। तीसरा आता है हमारा रसधानीय पथ। तीसरा कौन सा है? रसधानीय पथ। हाँ भाई, ये रसधानी है या रिक्तिकाएं हैं।
अब रिक्तिका क्या करती है, रिक्तिका के अंदर जो जल पाया जाएगा वो जल है वो इधर से ऐसे ऐसे टोनोप्लास्ट के जरिए होते हुए आगे प्रवाहित होगा। यानी इसका सिंबल इस तरह से इसका सिंबल होता है। समझो, इस प्रवाह में जल एक कोशिका से, इस प्रवाह के अंदर कौन से रसदानीय प्रवाह में जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका झिल्ली से प्रवेश करता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा से। ये कोशिका झिल्ली है ना, इधर से प्रवेश कर रहा है, कोशिका झिल्ली के जरिए प्रवेश करता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा से। किधर से प्रवेश करता है? कोशिका झिल्ली से। यानी इस पथ के अंदर जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर, या इधर मैं ऊपर बना रहा हूं, जैसे ये इधर आ गए, इसमें आ गए, यहाँ से इधर आ गए, ऐसे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी एपोप्लास्ट में तो ये कोशिका भित्तिर कोशिका झिल्ली के बीच जो रिक्त स्थान है उधर से जल प्रवाहित होगा। सिम्प्लास्ट के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा से होगा। और रसदानीय पथ में जो जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका झिल्ली के जरिए प्रवेश करता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा से। इसके बाद टोनोप्लास्ट व रसदानी से जल गुजरता है। यानी ये इसकी टोनोप्लास्ट हो गई, फिर रसदानी, यहाँ से आया जल, इधर से आया जल, इस टोनोप्लास्ट को पार किया, कोशिका झिल्ली को पार करते हुए टोनोप्लास्ट को रसदानी में आ गया, इस रसदानी से फिर इधर से प्रवेश किया और अगली कोशिका के अंदर चला गया, अगली कोशिका की रसदानी में पहुंच जाता है। यानी इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी दो पथ कौन कौन से? सिम्प्लास्ट और रसदानीय पथ, इन दोनों में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि एपोप्लास्ट पथ में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दोबारा से समझ लो, कोशिका में जल का प्रवाह, कोशिका में जल का मार्ग या पादपों में जो जल का मार्ग है वो क्या होता है? पादपों में अगर हम जल मार्ग की बात करें तो पादपों में जल है वो मृदा से मूल रोमों में प्रवेश करता है, मूल रोमों से जाइलम में, और मूल रोमों से जाइलम के अंदर जल का प्रवेश करना क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह। पार्श्वीय प्रवाह को तीन भागों में बांटा, एपोप्लास्ट पथ यानी अपलवक, सिम्प्लास्ट पथ, समलवक और रसदानीय पथ। अब इसके लिए अपन ने ये चित्र बनाया, एक कोशिका, दो, तीन, चार, ऐसे तीन चार कोशिकाओं का एक चित्र बना लिया। अब आपको पता है पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये लेयर कोशिका भित्ति हो गई, इससे भीतर की लेयर कोशिका झिल्ली हो गई। ये अपन ने बीच में रसदानियां बना दी, यहाँ पे अपन ने प्लाज्मोडेस्माटा दिखा दिया। अब हमने बताया कि एपोप्लास्ट पथ वह पथ होता है जहाँ पे जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति और ये जो कोशिका झिल्ली है इसके बीच से होता हुआ आगे की ओर प्रवाहित होता है, यानी अंतः कोशिकीय अवकाशों द्वारा होता हुआ आगे की ओर प्रवाहित होता है। इस मार्ग को हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। यहाँ जल अनियंत्रित व विसरण के द्वारा प्रवाहित होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता, आराम से, न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा सिम्प्लास्ट पथ, यहाँ पे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल किधर से प्रवाहित होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए प्रवाहित होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जीव द्रव्य तंतुक होते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर एक तरह से सामंजस्य बैठाते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन में काम आते हैं। छोटे छोटे तंतुक होते हैं, तो उन तंतुकों के जरिए क्या होता है? जल का प्रवाह होता है। सिम्प्लास्ट में जो जल का प्रवाह होता है वो परासरण के द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिम्प्लास्ट पथ में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीव पथ होता है और अधिकतम प्रतिरोध होता है, और यहाँ पे इसको अपन ने एक सीधी रेखा के जरिए दर्शाया, इसको अपन ने इस तरह मुड़ी हुई रेखा के जरिए दर्शाया। तीसरा रसदानीय पथ, इस प्रवाह में जो जल है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कोशिका
झिल्ली में से प्रवेश करता है, ये कोशिका झिल्ली से प्रवेश करता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा से। किधर से प्रवेश करता है? कोशिका झिल्ली से प्रवेश करता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा के। इसके बाद ये किसमें जाएगा? टोनोप्लास्ट को पार करेगा, रसदानी में जाएगा, फिर रसदानी से फिर कोशिका झिल्ली को पार करेगा, फिर टोनोप्लास्ट के अंदर, इस तरह आगे की ओर प्रवाहित हो जाता है। इसको एक डॉटेड लाइन से या रेखांक एक तरीके से डॉट लाइन से दर्शाया, बिंदु लाइन से दर्शाया गया है। इस पथ में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3 पथ पढ़े, इनमें से एपोप्लास्ट पथ में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, और सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ, इन दोनों पथों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं निष्क्रिय जल अवशोषण की। तो निष्क्रिय जल अवशोषण को कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारक आता है प्राप्य मृदा जल, यानी मृदा में प्राप्त होने वाला जो जल है वो कितनी मात्रा में। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार का जल पादपों को प्राप्त नहीं होता। आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि पादपों को केवल कौन सा जल प्राप्त होता है? केशिका जल का ही कुछ भाग पौधों को उपलब्ध होता है। कहने का मतलब मृदा में सभी प्रकार के जल का पादपों को प्राप्त नहीं होता है, सभी प्रकार का जल पादप नहीं ग्रहण कर सकते, केवल केशिका जल का कुछ भाग ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। सामान्य अवशोषण के लिए आदर्श स्थिति यह है, सामान्य अवशोषण के लिए आदर्श स्थिति यह है कि मृदा में जल उसकी क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता या स्थायी म्लानी प्रतिशतता से अधिक हो। मृदा में जल उसकी क्षेत्र क्षमता, यानी कितना जल उसके अंदर समाहित हुआ है, या जल धारण क्षमता एवं स्थायी म्लानी प्रतिशतता से अधिक हो, यानी स्थायी म्लानी प्रतिशतता से अधिक होगा तो जल, जो पौधे हैं वो जल को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, सही तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल धारण क्षमता क्या होती है। कई बार पूछ लेता है जल धारण क्षमता क्या है। हाँ भाई, मृदा के अंदर प्राप्य जल कितना होना चाहिए? जल धारण क्षमता एवं स्थायी म्लानी प्रतिशतता से अधिक होना चाहिए। अब पूछ लेता है कई बार कि जल धारण क्षमता क्या है। हाँ भाई गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से गुरुत्व जल के निष्कासन के बाद, अब ये मृदा जल है, ये जैसे धरातल है, यहाँ पे वर्षा हुई, जो मृदा में अवशोषित होगा उस जल को अपन ने मृदा जल कहा था। अब मृदा जल, ये कौन सा है? मृदा जल जो अवशोषित हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे? मृदा जल। अब मृदा जल में कुछ जल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत नीचे चला जाता है, इसको अपन ने गुरुत्वीय जल कहा था, गुरुत्वीय जल। अब ये क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से गुरुत्व जल के निष्कासन के बाद मृदा में शेष बचे जल को उस मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। यानी मृदा जल में से क्या निकाल दो? गुरुत्वीय जल निकाल दो, गुरुत्वीय जल। तो क्या बच जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहेंगे, क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्षेत्र क्षमता। यानी गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा जल से गुरुत्व जल के निष्कासन के बाद मृदा जल से क्या निकाल दो? गुरुत्व जल निकाल दो। जो शेष जल बचेगा उसे ही हम मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आया
स्थायी म्लानी प्रतिशतता, यानी इससे भी अधिक होना चाहिए जल धारण क्षमता, इससे अधिक होना चाहिए मृदा के अंदर जल, और स्थायी म्लानी प्रतिशतता। अगर इनसे कम रहेगा, इन दोनों से कम रहेगा, तो वहां पे जल को पौधे कम अवशोषित कर पाएंगे। अब ये स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या है? यानी मृदा जल की वह प्रतिशतता, मृदा जल की वह प्रतिशतता जब उसमें उगे हुए पौधे की पत्तियां पहली बार मुरझाने लगती हैं या मुरझान प्रदर्शित करती हैं, उसे उस मृदा की स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। यानी मृदा जल की वह प्रतिशतता, मृदा जल की वह प्रतिशतता जब पौधे की पत्तियां पहली बार, पौधे की पत्तियां पहली बार मुरझाती हैं, मुरझाती हैं या मुरझान प्रदर्शित करती हैं। मृदा जल की वह प्रतिशतता जब पौधे, उसके अंदर जो पौधे उगे हुए हैं उनकी पत्तियां पहली बार मुरझान प्रदर्शित करती हैं, उसे उस मृदा की क्या कहते हैं? स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। उसे उस मृदा की स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। यानी इन दोनों जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता से जो प्राप्त जो ये जल है वो अधिक मात्रा में होगा तो पौधे उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु अपना आता है दूसरा, प्राप्य जल हो गए। दूसरा हमारा बिंदु है मृदा वातन। मृदा वातन, वातन यानी वायु, यानी अच्छे वातन वाली मृदा में जल अवशोषण पर्याप्त होता है। यानी मृदा के अंदर वायु या वातन होगा जितना, यानी अच्छे वातन वाली मृदा में जल अवशोषण पर्याप्त होता है। जलाक्रांत मृदा में जल अवशोषण निम्न या शून्य होता है। जलाक्रांत जहाँ पे भाई जल भरा रहता है, यानी वहाँ पे उस या मृदा वातन वाली जो एरिया है, कहने का मतलब ये है मृदा वातन जहाँ पे ज़्यादा होगा उस मृदा की जल धारण क्षमता ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, जो जहाँ पे जैसे कोई खेत है वहाँ पे पानी भरता हो बार बार में, तो वो मृदा जलाक्रांत मृदा कहलाती है। अब इस मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, इसीलिए खेतों की बार बार क्या की जाती है? जुताई की जाती है। खेतों की क्या की जाती है? बार बार जुताई, ताकि उसमें मृदा वातन या मृदा के अंदर वायु की मात्रा बढ़ जाए। अर्थात वायु की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तीसरा बिंदु होता है मृदा तापमान। मृदा तापमान, मृदा का तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल अवशोषण अधिकतम होता है। यानी मृदा तापमान के अंदर मृदा तापमान अर्थात मृदा का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तब सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक जल अवशोषण होता है। जल अवशोषण होता है, सर्वाधिक जल अवशोषण होता है। मृदा का तापमान कितना होने पर? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होने पर जल अवशोषण अधिकतम होता है। 20 से कम या 30 से अधिक तापमान पर जल अवशोषण की दर है वो घट जाती है। यानी 20 से कम और 30 से ज्यादा तापमान पर जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। जल अवशोषण घट जाता है। चौथा हमारा बिंदु आता है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, यानी मृदा में खनिज लवणों की अधिकता से यानी मृदा में जितने ज्यादा खनिज लवण होंगे मृदा उतनी ही मृदा की जो सांद्रता है उतनी ही अधिक होती है।
मृदा के अंदर जितने ज़्यादा खनिज लवण होते हैं मृदा की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। अतः ऐसी स्थिति में जल अवशोषण कम तथा तनु मृदा विलयन में जल अवशोषण अधिक होता है। यानी कहने का मतलब यह है मृदा में खनिज ज्यादा है मृदा में खनिज ज्यादा है तो उसकी जल अवशोषण क्षमता कम होगी तथा तनु मृदा की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। अगला ये हमारे 4 क्या थे, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो आज हमने जल पात्रों में जल के मार्गों के बारे में पढ़ा, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानी पर, और मृदा के अंदर जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। पहला कारक प्राप्य मृदा जल, यानी प्राप्य मृदा जल क्या है कि पेड़ पौधों को कौन सा मृदा जल प्राप्त होता है। हमने कहा कि मृदा जो जल होता है वो सारा का सारा पौधों को प्राप्त नहीं होता, केवल केशिकीय जल का कुछ भाग ही पौधों को प्राप्त होता है। दूसरी बात अपन ने कही कि प्राप्य मृदा जल है वो मृदा की जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता से अधिक होना चाहिए। जल धारण क्षमता क्या है? जल धारण क्षमता यानी मृदा जल में से गुरुत्वीय जल को निकालने के बाद शेष जल है वो क्या कहलाता है? उस मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहलाती है। स्थायी म्लानी प्रतिशतता यानी मृदा जल की वह प्रतिशतता जब उसमें उगे पौधे पौधों की पत्तियां पहली बार मुरझान प्रदर्शित करती हैं, उसे स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। दूसरा मृदा वातन यानी अच्छी वायु वाली मृदा, अधिक जैसे अपन जुताई करते हैं तो वायु का संचार बढ़ता है, तो अधिक वातन वाली मृदा जल अवशोषण अधिक करती है, जबकि जलाक्रांत मृदा में जल का अवशोषण कम होता है। मृदा का तापमान यानी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे सर्वाधिक जल अवशोषण होता है। 20 से कम या 30 से ज़्यादा तापमान के ऊपर जल अवशोषण की दर घट जाती है। चौथा अपन ने पढ़ा मृदा विलयन की सांद्रता, यानी मृदा में खनिज पदार्थ जितने ज़्यादा होंगे तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होगी। अधिक मृदा विलयन की सांद्रता पर जल अवशोषण की क्षमता कम होती है, जबकि तनु मृदा में जल अवशोषण अधिक होता है। इस पाठ के आगे के टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।